नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या रहे होंगे, जिसके कारण 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति सिर्फ़ और सिर्फ़ तत्कालिक कारण ही नहीं थे। इसके इसके इस का क्रांति के पीछे बहुत सारे तर्क या बहुत सारे भारतीय व्यक्तियों के बीच के असंतोष का भी कारण रहा होगा। इस क्रांति का क्वेश्चन्स आता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख संदेश देने वाले चिन्ह क्या थे? तो 1857 की क्रांति का संदेश देने वाला चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल। कमल किसके लिए? तो सैनिकों के लिए कमल का फूल और जो समाज में व्यक्ति थे, समाज से एक गाँव से दूसरे गाँव तक इस विद्रोह का संचालन करने के लिए रोटी का टुकड़ा दूसरे गाँव में दिया जाता था, संदेश के तौर पे विद्रोह करने के लिए। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह का संदेश क्या था? रोटी और कमल। कमल जब सैनिक एक बैरक से दूसरे बैरक में जाते थे तो सैनिक जो थे कमल का पहचान वाले तिरंगा जैसा तिरंगा वैसे उस समय के झंडा जो था, वो झंडा उसे दे कर के ये कहते थे कि आप विद्रोह यहाँ से आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार से संदेश देने वाली ये 1857 की क्रांति का संदेश देने वाले प्रतीक आपको मिल गया। आगे मिलेगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1857 की शुरुआत 22-23 के बाद 29 मार्च 1857 को शुरू हो जाती है। 1857 की क्रांति तो 10 मई से आप देखेंगे, तो फिर 29 मार्च से शुरू कैसे होती है? तो भाई होती है। 29 मार्च 1857 की वो घटना होती है जब मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी का मंगल पांडे जो व्यक्ति था, उसे जब एनफील्ड राइफल जो एनफील्ड राइफल था, उसमें क्या था गाय और सूअर की चर्बी से का जो दाँत से खींचा जाता था कारतूस, उसमें लगी होने का अफ़वाह फैलाया गया और जब अफ़वाह फैला तो मंगल पांडे ने अपने 2 सैनिक, एक जनरल को और एक मेजर को गोली मार के हत्या कर दिया। उसे ये कह के हत्या कर देता है कि तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट किया। धर्म भ्रष्ट क्यों किया? क्योंकि मंगल पांडे जो थे सैनिक थे और सैनिक में हिंदू मुस्लिम सभी थे और जब गाय और सूअर की चर्बी की बात जब आई तो इसमें दोनों प्रकार के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी सैनिक है सभी सैनिक भड़क उठे और ये देखिए 29 मार्च 1857 मंगल पांडे द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी जाती है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? कलकत्ता से 19-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो बैरकपुर छावनी जो कि 34वीं रेजिमेंट की थी, क्वेश्चन आता है 34वीं रेजिमेंट की कौन थे? तो बैरकपुर छावनी कहाँ पर है और किसने पहली बार ये इस क्रांति की शुरुआत किया था? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, ठीक है? अब इसकी शुरुआत यहाँ से आगे कैसे बढ़ती है? तो 8 अप्रैल को जब इसकी फांसी दी जाती है, तो मई में इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? बैरकपुर के छावनी से, तत्कालिक कारण मैं बता रहा हूँ। तत्कालिक कारण में बैरकपुर छावनी से होती है और बैरकपुर छावनी के जो सैनिक होते हैं 20 रेजिमेंट के वो पैदल सैनिक शस्त्रागार को लूट करके वो दिल्ली को निकल जाते हैं और ये तत्कालिक कारण होते हैं। तत्कालिक कारण क्या कहलाता है? तो तत्कालिक कारण सैन्य विद्रोह कहलाता है लेकिन सिर्फ 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह ही नाम मात्र का नहीं था। इसके पीछे अंग्रेजों के द्वारा समाज में किया गया शोषण और समाज में किया गया अत्याचार भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी में देखेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो कि लाया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति लाया गया था माने हड़प नीति। हड़प नीति क्या था? किसी को भी हड़प लेना नहीं, हड़प नीति था ये कि जब किसी साम्राज्य में जो राजा है, उस राजा का यदि उत्तराधिकारी उसके वंश का नहीं है और यदि वो राजा किसी अन्य बच्चे को गोद लेकर के अन्य बच्चे को गोद लेना दत्तक पुत्र कहलाता था उस समय, ठीक है ना? यदि किसी दूसरे बच्चे को गोद लेकर के और राजा अपने साम्राज्य में उसे राजा बनाता है, तो इस हड़प नीति के तहत हम उसे उस राज का राजा नहीं मानेंगे और जब राजा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे उस राज को? अपने में हड़प लेंगे। अपने में हड़प लेना माने उस साम्राज्य को अपने अधीन कर लेना, अंग्रेजों के अधीन कर लेना। यह थी हड़प नीति। देखिए लॉर्ड डलहौजी क्या लाता है? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति मतलब जिस साम्राज्य में उसका उत्तराधिकारी उसका वंश नहीं है, उस साम्राज्य को हड़प के अपना साम्राज्य का विस्तार करना। कौन कर रहा है?
तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति कर रहा है। ये हड़प नीति सबसे बड़ा जो है राजनीतिक कारण इसमें बन के उभरता है और इसी के तहत झांसी को, संतारा को, अवध को, नागपुर आदि क्षेत्रों को क्या करता है, अपने में विलय कर लेता है, क्योंकि इन क्षेत्रों के जो राजा रहते हैं, जो साम्राज्य रहते हैं, इसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं रहता है। इनमें दत्तक पुत्रों को साम्राज्य सौंप दिया रहता है और ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति इसे अपना राजा मानता नहीं है, इसीलिए वो साम्राज्य को अपने में विलय कर लेता है। ये सबसे राजनीतिक कारण में इम्पोर्टेंट होती है और जब सत्ता छिन जाती है तो भारतीय शासक अपने आप को क्या महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। सत्ता छिन जाएगी तो कोई भी अपमानित महसूस करेगा ना जी। जब अपमानित महसूस करते हैं तो ये विद्रोह करने के लिए तैयार रहते हैं, सोचते हैं कि कहीं कोई सुराग मिले और ये सुराग मिलता है कब, 1857 की क्रांति के सुराग। इन राजाओं को कहाँ सुराग मिलता है, तो तत्कालिक कारण क्या था, तो सैनिक विद्रोह। इसीलिए मैंने पहले ही सैनिक विद्रोह को क्लियर किया था, ठीक है। अब दूसरा क्या था, तो आर्थिक कारण क्या हो सकता है भाई, आर्थिक कारण था कि भारी से भारी कर व्यवस्था लागू करना। मतलब मान लीजिए कि आज भी भारतीय किसान जो है किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। तो तब भी भारतीय किसान मानसून पर निर्भर होते थे और जिस वर्ष मानसून के नहीं होता था अच्छे से, उस वर्ष खेती नहीं हो पाती थी और जब खेती नहीं हो पाती थी, उसके बाद भी किसानों से जबरन क्या लिया जाता था, कर वसूला जाता था और इस स्थिति में किसान की आर्थिक स्थिति खराब होती रही और जब किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो किसान क्या थे, असंतोष थे और किसानों के उद्योग धंधे भी क्या होने लगे, खत्म होने लगे। तो किसान भी उधर से क्या हुए, असंतोष हुए और इधर राजनीतिक रूप से असंतोष हुए और सामाजिक रूप से एक बहुत ही, मतलब कि कह सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में नियोजित तरीके से भेजा गया कि जाओ भारत में आप ईसाई धर्म का प्रचार करो। तो इस प्रकार भारतीय टेरिटरी में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक विद्रोह सभी मिलकर के 1857 की क्रांति में बिगुल फूकने का काम करते हैं और इस प्रकार 1857 की शुरुआत होती है, ठीक है। ये विद्रोह तो विशाल रूप ले लेता है सामाजिक कारण में मिशनरियों का आगमन और मिशनरी धर्मों का प्रचार करना, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे सुधारों को जबरन लागू कराना। तो सैनिक कारण में देखेंगे कि सैनिक कारण में सैनिक के ब्राउन बेज नाम की राइफल 1856 में भारतीय सैनिकों के पास था, लेकिन 1856 में ब्रॉज बैच की जगह में 1857 में एक राइफल लाई गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसे एनफील्ड राइफल का कहा जाता है। इसके कारतूस को मुंह से दांत से दबा करके खींचना पड़ता था, ठीक है ना। और अफवाह फैलाई गई थी जो कारतूस खींचते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। और जब ये अफवाह फैलता है तो क्या होता है, क्योंकि सैनिक में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी थे और इस स्थिति में इसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती, किसकी, सैनिकों के। और ये धार्मिक भावना जो था इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बनता है, कौन सा, तो राइफल, एनफील्ड राइफल का कारतूस जो इसमें गाय और सुअर के चर्बी होने की बात की अफवाह फैलती है। और इस अफवाह में जो था 29 मार्च, आप नीचे लिख लेना, 29 मार्च यहाँ पे जो क्रांति की शुरुआत दिख रहा है, इससे पहले इसकी शुरुआत हो गई होती है, कहाँ होती है, तो 29 मार्च को ही इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ पर है, तो बैरकपुर छावनी आपका है कलकत्ता में। 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी में इसकी शुरुआत कौन करता है, मंगल पांडे नाम का एक सैनिक अपने एक जनरल और एक मेजर को गोली मार के हत्या कर देता है, ये कहते हुए कि तुम लोगों ने मेरे धर्म को भ्रष्ट किया है, क्योंकि इसमें जो सुअर और गाय की चर्बी जो तुम लोग मिलाए हो, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ है, इसीलिए तुम्हें मैं मारूंगा, ये कह करके दोनों को निपटारा कर देता है। देखिए 29 मार्च को इसे मारा जाता है, ये मारता है और 8 अप्रैल को इसे फांसी दे दिया जाता है। 8 अप्रैल को इसको फांसी दे दिया जाता है, किसको, मंगल पांडे को। कितना दिन हुआ आप देख लेना, इतनी त्वरित कार्रवाई यदि आज रेपिस्टो के खिलाफ भारत में होने लगे तो शायद भारत में आज हिंदुस्तान की सारी बहनें जो है सुरक्षित सारी और रहने लगी, क्योंकि आज स्थिति अलग है ना। 8 मार्च को फांसी दे दी जाती, किसको, मंगल पांडे को। लेकिन वो मरते मरते अपने बैरक में जो है क्या करता है,
पूरी बैरक में एक नारा गूंजते हैं उनका, क्या? हल्ला बोल। हल्ला बोल किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल। और ये हल्ला बोल जो वहां से निकलता है सब, तो बैरकपुर से शुरू होकर के ये हल्ला बोल के जो है बैरकपुर छावनी से शुरू होकर के कहाँ चल जाए? बैरकपुर कहाँ है? कलकत्ता में। यहाँ से कहाँ चलता है? मेरठ को जाता है। मेरठ उत्तर प्रदेश की मेरठ को जाता है। जब मेरठ को जाता है और मेरठ जाता है कितने तारीख को? तो 10 तारीख तक ये मेरठ पहुंच जाता है। कितने? 10 तारीख तक मेरठ पहुंच जाता है। मेरठ में शुरुआत होती है अप्रैल के बाद मई 10 को, क्योंकि तब तार वार नहीं था, तब फोन तो था नहीं भाई, समय लगता है विद्रोह को आगे तक बढ़ने में, सैनिक विद्रोह था। और 10 मई को शुरुआत कौन करता है? तो मेरठ के 24 बटालियन द्वारा शुरुआत किया जाता है। कैसे किया जाता है इसकी शुरुआत? मेरठ के 24 बटालियन पहले शस्त्रागार जाते हैं, शस्त्रागार से बंदूक चुरा लेते हैं, ताला तोड़ करके सारे सैनिक बंदूक निकाल लेते हैं और वहां से कूच करते हैं। जितने भी अंग्रेज मिलते हैं रोड में उसे निपटाते हुए वो कहाँ आते हैं? दिल्ली कूच करते हैं। 12 मई को दिल्ली आते हैं और 12 मई को दिल्ली आकर के दिल्ली में जो उस समय मुगल बादशाह रहते हैं, 12 मई को दिल्ली में आते हैं, 12 मई में। और 12 मई को दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था उस समय? बताइए। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। इस अंतिम मुगल बादशाह को लास्ट में अंग्रेज गिरफ्तार करके रंगून भेज देते हैं और इसकी मौत भी रंगून में होती है। तो अभी बहुत कहानी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति है। 1857 की शुरुआत। क्वेश्चन अब यहाँ से आता है कि 1857 की तत्कालिक कारण कौन से थी? तो सैनिक विद्रोह था। ठीक है, सैनिक विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। कब किया था? 29 मार्च 1857 को। कहा किया था? कहाँ से किया था? बैरकपुर छावनी। कहाँ पर है बैरकपुर छावनी? तो कलकत्ता से 19-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में है बैरकपुर छावनी, वहां से शुरू किया था। ठीक है, तत्कालिक कारण सैनिक कारण था। शुरुआत किसने किया था? मंगल पांडे ने। बैरकपुर छावनी 24 बैरक 24 ये 24 यूनिट का नाम था। 24 यूनिट से किया था। 24 यूनिट बैरकपुर कलकत्ता से किया था। ठीक है, अब ये युद्ध कहाँ जाता है? ये खबर कहाँ जाता है? तो बैरकपुर जो कलकत्ता में था, यहाँ से खबर कहाँ जाता है? मेरठ को जाता है। मेरठ जाता है। मेरठ के सैनिक इसकी शुरुआत फिर करते हैं। आगे कैसे करते हैं? मेरठ के सैनिक वहां के शस्त्रागार को, मेरठ के शस्त्रागार को, शस्त्रागार क्या होता है? तो जहां शस्त्र, जहां बंदूक रखे जाते हैं, जहां राफेल रखे जाते हैं, उस शस्त्रागार को लूट करके, माने वहां से बंदूक को लूट करके और जितने भी कैदी रहते हो सबको बाहर लॉकअप खोल करके आजाद करके और सबको लेकर के वो कहाँ निकलते हैं? दिल्ली कूच करते हैं, दिल्ली विद्रोह करते हैं। दिल्ली कूच करना मतलब कुछ डबल बड़ा कू मिलेगा आपको, कुछ करना में बड़ा कू मिलेगा, मतलब कुछ करना माने दिल्ली को विद्रोह के लिए वो निकल पड़ते हैं। और दिल्ली विद्रोह करने के लिए निकल पड़ते हैं। और दिल्ली में उस समय मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उस समय जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय दिल्ली अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, कहाँ था? तो दिल्ली में था। ठीक है, यह भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। उसकी उम्र उस समय बहुत ज्यादा 80 प्लस के बताया जाता है कि उस समय उस बहुत ज्यादा एजेड था। लेकिन जब उसे सैनिकों ने आह्वान किया तो फिर तो वो क्या सेना, उसके सेनापति जो था बखत खां या बख्त खान जो था, उस सेनापति को क्या कहता है कि ठीक है, इस युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। और जफर खां, बहादुर शाह जफर रहते हैं उसके सेनापति, उस युद्ध का संचालन करते। कुछ युद्ध का? 1857 के विद्रोह जब दिल्ली जाता है तो दिल्ली के युद्ध का संचालन कौन करता है? बहादुर शाह जफर करते हैं। और बहादुर शाह जफर के एवज में सेनापति कौन होता है? तो बखत का। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बहादुर शाह जफर का सेनापति का नाम बताओ। तो कौन क्या है? बत्तख जैसे होता है ना, बत्तख, बत्तख होता है ना, तो वही बत्तख की जगह बकत खां। पहले एक अक्षर आगे पीछे करके आपको याद रखना क्या नाम रहता है उनको? बकत खां। बकत खां कहाँ करता है सेनाओं का संचालन? तो दिल्ली में करता है। किसके एवज में करता है? तो बहादुर शाह जफर के एवज में करता है। बहादुर शाह जफर क्या हो जाते हैं? बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने सेनापति बखत खां को निर्देश देता है कि ठीक है, इसे सैनिक विद्रोह का संचालन तुम करो। ठीक है, तो यहाँ से
क्वेश्चन ये सारे आते हैं, इसीलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट में बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेताओं का क्षेत्र देखें, किन किन क्षेत्रों से ये विद्रोह का संचालन करते हैं, तो बहादुर शाह जफर की ओर से कौन करता है, बत्तख खां, यहाँ मैं लिख देता हूँ अच्छा रहेगा, बकत खां करता है, कौन करता है, ब और आधा खा, ब आधा खा ता, बखत, बखत खां करता है, कौन करता है, बखत खां करता है, बखत खान करता है, ठीक है। कहाँ करता है बखत खां, तो बखत खां करता है युद्ध का संचालन किसके तरफ से, तो बहादुर शाह जफर की तरफ से करता है, दिल्ली में करता है, इसका सेनापति रहता है बखत खां, ठीक है। कहाँ पर, दिल्ली में। अब इसका क्लियर हो गया, दिल्ली क्षेत्र में सेनापति कौन था, बखत खां था, बहादुर शाह जफर का। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से करती है, झांसी से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपने कविता पढ़ा होगा, कहानी पढ़ा होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी की रानी थी, तो ये इसी मर्दानी की बात किया जाता है किस पर, रानी लक्ष्मीबाई पर, कहाँ से, तो झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है बनारस में, बनारस के जो मणिकर्णिका घाट में, जो आज काशी घाट है ना, उसके जस्ट अपोजिट थोड़ी दूर में, तो मणिकर्णिका घाट में इनका जन्म होता है, इसीलिए इसके बचपन का नाम था क्या, मणिकर्णिका, याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका, कहाँ की थी, बनारस में इनका जन्म होता है, इनका शादी होता है झांसी में गंगाधर के साथ, इसीलिए ये वहां का रानी के राजा के साथ शादी होता है तो इसके नाम के साथ जुड़ जाता है क्या, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका, कारण क्योंकि बनारस में इसका जन्म बनारस घाट में होता है, मणिकर्णिका घाट में, इसीलिए इसे मणिकर्णिका बचपन का नाम रखा गया था। और झांसी में शादी होता है, इसीलिए वहां की रानी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब क्या है भाई, नाना मेरे काना है, नाना मेरे काना है, क्योंकि रिलेटेड करेंगे तभी याद होगा, रिलेटेड नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा, और जब याद नहीं होगा तो फिर एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि झांसी में कौन था, कानपुर में कौन था, इसीलिए थोड़ी तो भाई वर्डों को तोड़ना पड़ेगा। तो नाना मेरे काना है, नाना साहब कानपुर के, कानपुर से कौन थे, नाना साहब, इस विद्रोह के संचालन कानपुर से कौन कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे। तात्या टोपे की बात करेंगे तो तात्या टोपे मध्य भारत से कर रहे थे, मध्य भारत माने अवध वाला एरिया जो था, वो अवध वाला एरिया में तात्या टोपे कर रहे थे, ठीक है। राजमहल, महल यहाँ देखना, राजमहल, कौन राजमहल, हजरत महल, हजरत महल, महल कहाँ पर है, लखनऊ, लखनऊ में आज भी बहुत बड़े बड़े महल है, किसके महल है, तो बेगम हजरत के महल है, किसके महल है, तो बेगम साहब की महल है, कहाँ, तो लखनऊ, याद हो गया, बेगम की महल लखनऊ में, तो बेगम हजरत महल कहाँ है, कहाँ से इसने संचालन किया था, लखनऊ से। इनके बारे में कहा जाता है कि बेगम हजरत महल जो थी युद्ध का संचालन करने के लिए सैनिकों के साथ हाथी पर सवार होकर जाती थी, ताकि सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए, सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए किस पर चढ़ के जाती थी, हाथी पर चढ़ के जाती थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये युद्ध स्थल में ये मरती नहीं, क्योंकि जब इसके सैनिक शहीद हो जाते हैं, या तो जब इसे पकड़ने की नौबत आती है, जब अंग्रेज इस पर हावी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में ये कुछ सैनिकों के साथ नेपाल जंगल में शरण ले लेते हैं, नेपाल जंगल में छिप जाते हैं, कौन, बेगम हजरत महल, कहाँ से, लखनऊ से, ठीक है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता भाई, बिहार के जगदीशपुर गया वाला एरिया है ना, इनका कुंवर सिंह इकलौते व्यक्ति जो क्या थे, कुंवर सिंह अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए थे, क्योंकि जगदीशपुर से शुरू करते हैं, अवध को जाते हैं, झांसी को जाते हैं, झांसी से फिर रीवा को आते हैं, फिर कैमूर वाले एरिया से कहाँ आते हैं, फिर से जगदीशपुर में आते हैं, और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, 26 अप्रैल 1858 की, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाते हैं तब तक ये अंग्रेजों को छक्का छुड़ाए रहते हैं। तो 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो जाती है। बोल बोल में मैं बहुत सारी चीजें बोल देता हूँ, यदि आप गौर से सुनोगे तो बहुत सारे आंसर आपको मेरी बोली में मिल जाएंगे, क्योंकि इतने सारे चीज को टाइप करना पॉसिबल बात नहीं है भाई, अकेले करना पड़ता है, थोड़ा तो टाइम लग जाता है, इसलिए जानकारी है तो बता देता हूँ, ठीक है। खान बहादुर खान, खान बहादुर खान कहाँ से, खान बहादुर, बहादुर क्या होगा, बरेली हो गया, बहादुर साहब कहाँ से था, बरेली से था, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या कोडिंग किया कि ये सारे नेता थे जो कि
इन क्षेत्रों से अंग्रेजों का विद्रोह 1857 की क्रांति में विद्रोह में शामिल हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुआ था सैनिकों के समर्थन में। ठीक है, आगे देखते हैं कि आखिर इन विद्रोह को समेटने के लिए या कुचलने के लिए भी तो वहां कोई अंग्रेज गया होगा। तो हम अगला स्लाइड में देखेंगे कि उन विद्रोह को कुचलने के लिए कौन कौन अंग्रेज गया हुआ था। तो देखते हैं कि इसे दबाने के लिए, विद्रोही को दबाने के लिए, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज जनरल डायर कहाँ कहाँ पे गया था। तो देखते हैं कि जनरल कॉलिन कैंपबेल, ये कैंपबेल कहाँ गया था भाई, तो लखनऊ। कैंपबेल याद करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। कैसे होगा, मैं करवाऊंगा अभी। कहाँ गया था, लखनऊ। कौन गया था, लखनऊ। लखनऊ कॉलिन या कैंपबेल कैप लगा के लखनऊ गया था राजा के महल देखने के लिए। ठीक है, रानी के महल, महल बेगम हजरत महल का क्या महल कहाँ था, लखनऊ में। और महल देखने के लिए कौन गया था, कॉलिन गया था। कैसे गया था, तो कैप लगा के, सर पे टोपी लगा के गया था। कहाँ गया था, लखनऊ गया था। किसका महल देखने के लिए, तो बेगम हजरत महल का। तो तीनों चीज आपको मिल गया कि लखनऊ से विद्रोह कौन कर रही थी, तो बेगम हजरत महल। और कहाँ से, लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को के नियंत्रण में जो विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह को कुचलने के लिए कौन अंग्रेज गया था, तो कैप लगा के, माने कॉलिन गया था कैप लगा के। ठीक है, बाद में 1858 में जब विद्रोह को कुचल देता है, पूरे अंग्रेजी नियंत्रण हो जाता है, तो फिर वहां कमांडर इन चीफ सेनाध्यक्ष बनता है कौन, कैंपबेल। कहां से, लखनऊ से। दूसरा कौन थे, जनरल जॉन निकोलसन। जनरल जॉन निकोलसन, निकोलसन निकोलसन निको कोल्सन कोल्सन कोल्सन, दिल्ली का कोल्सन, दिल्ली का कोल्सन, दिल्ली का कोल्सन। यहाँ डी, यहाँ डी माने एल एल, दिल्ली। और यहाँ भी दिल्ली, दिल्ली का निकोलसन। ठीक है, दिल्ली का निकोलसन। इसको तो याद करने मतलब कि ऐसी नहीं है कि याद नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली बहादुर शाह जफर से था, जिसका वक्त खां सेनापति था। तो दिल्ली का जब बहादुर था, तो दिल्ली का कौन था, निकोलसन। माने बहादुर शाह जफर के सेनापति से युद्ध करने के लिए कौन आता है, अंग्रेज, तो आता है निकोलसन। कश्मीर गेट पर इसके ऊपर हमला होती है, और ये दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाता है, और बेटा शहीद हो जाता है एक अंग्रेज। कहाँ पर, दिल्ली में आक्रमण के बाद इसकी मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में किस अंग्रेज जनरल का मृत्यु हो जाता है। भारतीय टेरिटरी में किसका होता है, युद्ध के दौरान किसकी होती है, निकोलसन का। कहाँ पे होती है, तो दिल्ली युद्ध में। ठीक है, जनरल हेनरी हेवलॉक, जनरल हेनरी हेवलॉक आता है, हेवलॉक। लॉक कानपुर का लॉक, कानपुर किसका क्षेत्र में था, नाना के क्षेत्र में था। नाना काना के क्षेत्र में था। काना नाना, मेरे नाना कैसे थे, काना थे। कहाँ से थे, कानपुर से थे। नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया था, तो हेनरी आया था। हेनरी को साथ देने के लिए कौन आया था, बाद में कॉलिन कैंपबेल भी साथ देता है, लेकिन साथ देने वाला नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो कानपुर में विद्रोह को शांत करने वाले अंग्रेज जनरल कौन था, तो हेनरी था। हेनरी काना नागपुर। ठीक है, कानपुर, नाना काना हेनरी। ह्यूरोज, ह्यूरोज देखेंगे चौथा। ह्यूरोज इकलौता ऐसा जनरल था जिसने कहा था पूरे विद्रोह को, क्या कहा था कि 1857 की क्रांति में इकलौता मर्दों, औरतों में मर्द थी, औरतों में इकलौता मर्द थी। किसके बारे में कहा था ह्यूरोज ने, तो झांसी के बारे में, झांसी के युद्ध कौशल को देख करके। झांसी के युद्ध कौशल, अब बोलो झांसी तो जगह का नाम है, यस जगह का नाम है। उस जगह की रानी जो थी, उसका नाम के साथ वो झांसी ऐड हो जाता है, इसलिए उस नाम क्या होता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक ना, तो उस लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने कहा था कि इकलौते औरतों में इकलौता मर्द है जो पूरे युद्ध झांसी के युद्ध को संचालन कर रहे थे, क्योंकि बाकी झांसी के किसी भी व्यक्ति ने इतनी साहस नहीं दिखाया था जितने की किसने दिखाई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने। क्योंकि ह्यूरोज ने क्या कहा था कि इकलौता औरतों में मर्द है कौन, रानी लक्ष्मीबाई। ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आता है कि इकलौता औरतों में मर्द किसने कहा था 1857 की क्रांति के युद्ध में,
तो हीरोज ने कहा था। और किसके लिए कहा था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा था, ठीक है। और ये झांसी की रानी को भी ये पकड़ नहीं पाते, घायल हो जाती है और घायल अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है झांसी की रानी को। तो आगे मेजर जनरल जेम्स ऑट्रम, ऑट्रम कहाँ से था? लखनऊ से था। ये हेवलॉक का सैन्य रणनीतिकार था। किसका? हेवलॉक जो था, हेवलॉक का सैन्य रणनीतिक भूमिका निभाने वाला था। कौन? जनरल ऑट्रम। कर्नल जेम्स नील, ये इलाहाबाद से था। इलाहाबाद नैनी वाला इलाहाबाद, वही जहाँ जन्म इनका होता है रानी लक्ष्मीबाई का। तो कर्नल जेम्स नील कहाँ के युद्ध को, कहाँ के विद्रोहों को शांत किया था? तो इलाहाबाद और बनारस के विद्रोहों को शांत किया था या दबाया था, मारा था किसने? तो कर्नल जेम्स नील ने, ठीक है। इसका आप देखते हैं कि शॉर्टकालीन परिणाम तो भारतीय सैनिकों के फेवर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भारतीय सैनिक जो थे, भारतीय सैनिक संगठित नहीं थे, इसलिए भारतीय सैनिक हार जाते हैं। दूसरी बात होता है कि भारतीय जब ये विद्रोह जब हो रहा था, तो भारतीय राजे रजवाड़े, अधिकांश राजे रजवाड़े थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तीसरा कारण था कि सेठ साहूकार जो थे वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। चौथा कारण था कि बुद्धिजीवी वर्ग जो माने शिक्षित वर्ग जो था, वो भी अंग्रेजों के फेवर में थे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण ये युद्ध जो था, ये जो विद्रोह था। और तो पांचवी कारण तो मोस्ट कारण ये था कि ये युद्ध जो था सिर्फ उत्तर भारत बोलेंगे तो आप उत्तर भारत यदि मैं यहाँ देखूं तो एक रफ मैप में यदि मैं देखूं तो उत्तर भारत कहाँ था? तो सिर्फ और सिर्फ बिहार से कलकत्ता से शुरू होकर के बिहार को जाता है और बिहार से ये युद्ध विद्रोह कहाँ चला जाता है? मेरठ और उत्तर प्रदेश और बिहार और कलकत्ता तक ही सीमित रह जाता है। मतलब यहाँ से विद्रोह शुरू होता है कलकत्ता से और बिहार से जा करके उत्तर भारत और उत्तर भारत से जा करके ये पश्चिम भारत तक जाता है। लेकिन ये वाला एरिया क्या होता है? ये वाला एरिया माने दक्षिण भारत में किसी ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व नहीं करता है। इसका परिणाम ये होता है कि ये विद्रोह भारतीय सैनिकों के फेवर में नहीं आता, लेकिन इसने भविष्य के लिए बड़े युद्धों का घोषणा कर देता है और भविष्य में इसका दीर्घकालीन परिणाम भी निकलता है। दीर्घकालीन परिणाम क्या होता है? भारतीय जनता के लिए दीर्घकालीन परिणाम भारतीयों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा इसलिए होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ रहता, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया रहता। तो 1608 से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ब्रिटिश क्राउन को ये कह के भारत में राज कर रहा था कि हम सिर्फ वहां पे क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार पर्पस वहां से व्यापार का लाइसेंस लेके आया रहता है। लेकिन भारत में वो व्यापार ना करके भारतीय, पूरे भारतीय पर वो अधिकार करने लगा था। समझिए, कोई व्यापारी आया था भारत पे व्यापार करने के लिए, भारत पर वो राज करने लगा था। आज की भी स्थिति कुछ ऐसा ही है ना। आज भी यदि आप देखोगे तो आज भी भारत की स्थिति आजादी के 70 सालों के बाद भी कुछ ऐसे मानसिकता है कि हम, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन आज भी मानसिक रूप से लोग गुलाम है किसी ना किसी का। तो समझिए कि उस वक्त पे 1800 1600 ईस्वी में जो व्यापारी कंपनी आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे भारत पर शासन करने लगती है। और जब ये विद्रोह होता है, जब ब्रिटिश सरकार इससे सवाल करते हैं किससे? इस कंपनी से, व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से, तब ये सफाई देता है। और सफाई के एवज में जो ये विद्रोह के बाद जो था, इस पूरे टेरिटरी को, ये भारतीय गुलाम टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके अपने अंडर ले लेता है। कौन ले लेता है? तब ब्रिटिश क्राउन अपने अधीन कर लेता है। अर्थात जब ब्रिटिश क्राउन अपने अधीन कर लेता है तो गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का नियुक्ति करता है। आप यहाँ क्वेश्चन आता है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश क्राउन कौन था? युद्ध के दौरान भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश क्राउन नहीं कहेंगे। युद्ध के दौरान भारत में गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल वो होगा, क्योंकि इसके बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त करके वायसराय कर दिया जाता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन राज होते हैं, पहला अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ठीक है। तो दोनों पहले व्यक्ति थे, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले व्यक्ति थे कहने का मतलब कि अंतिम गवर्नर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही यह युद्ध विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह किसके समय होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय होता है। भारत में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर होते हैं और
ब्रिटेन में, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य में प्रधानमंत्री कौन होते हैं? पामस्टन होते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं कि वहाँ ब्रिटिश में पामस्टन रहते हैं प्रधानमंत्री, और भारत में वायसराय कौन बनते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अधीन आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ठीक, भारतीय शासन में भी बहुत सुधार होने लगते हैं। आगे चौथा बोलता है भारतीय सेना का पुनर्गठन। भारतीय सेना का पुनर्गठन कैसे होता है? तो यहीं पे भारतीय सेना को जाति के आधार पर रेजिमेंट दिया जाता है। किस आयोग के आधार पर? तो यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट आयोग काम करता है। उस स्मार्ट आयोग का नाम रहता है रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन भारतीयों में फुट फूट डालो और शासन करो की नीति पर बखूबी काम करता है। और बखूबी कैसे काम करता है कि यहाँ पर वो भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आधार पर करता है? तो जाति के आधार पर करता है। जाति के आधार पर बोले तो सिख रेजिमेंट हो, चाहे अहिर रेजिमेंट की जैसे हम आज मांग मांग करते हैं ना, तो उस प्रकार से सिख रेजिमेंट हो, चाहे गोरखा रेजिमेंट हो, इन सारे रेजिमेंट का निर्माण कब किया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद, समझे? तो जब जाति के आधार पर रेजिमेंट बटे, जब बनने लगे, तो अन्य जाति अपने आप को निम्न समझने लगे और जाति जाति में बंटवारा होने लगा। भारतीय समाज को तो बांट के रखने का इसकी नीति थी, और ये नीति इसके बहुत दिनों तक आज भी भारतीय समाज में देखेंगे या भारतीय सैनिकों में देखेंगे तो ये रेजिमेंट आज भी काम कर रहे हैं। किस कमिटी ने ये मतलब कि पॉलिसी चला था? तो रॉयल कमिटी ने चला था, रॉयल कमीशन ने। और इसी युद्ध के समय में, इसी विद्रोह के समय के बाद जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था, तो ब्रिटिश क्राउन ने एक समीक्षा आयोग बनाया था, और समीक्षा आयोग ने ये निर्णय दिया कि जहां 5:2 के अधीन जो अंग्रेज सैनिक थे, उस 5:2 की जगह में क्या कर दिया था? 2:5 की जगह में 5 हम लिखना चाहेंगे, 5:2 की जगह में 5:2 की जगह में क्या कर दिया गया? 2:1 कर दिया गया। 2:1 कर दिया गया था भाई, 2:1 कर दिया गया था। किसके रिकमेंडेशन में? तो ये रिकमेंडेशन था पील आयोग के रिकमेंडेशन में। और ये क्या होता है भाई? आप कहेंगे यार क्या क्या लिख देते हैं सर, पता नहीं चलता। तो ये था कि जब भारतीय विद्रोह नहीं किया था, तो उस समय 5 भारतीयों के बीच 2 अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन जब भारतीय लोग विद्रोह कर दिए, भारतीय सैनिक विद्रोह कर दिए, तो पहली बात कि भारतीय सैनिकों की भर्ती कम कर दिया गया। अवध वाले एरिया से, अवध लखनऊ वाले एरिया से, क्योंकि इन्हीं एरिया से भारतीय सैनिक विद्रोह किए थे। तो इन एरिया के सैनिकों को तो ऐसे भर्ती कम कर दिया, और सिख, पठान और गोरखा रेजिमेंट को शामिल कर लिया गया। और जो भर्ती किया गया था उसमें भी 2 पर 1 अंग्रेज सेना को शामिल कर दिया गया। किस आयोग के अनुसार? पील आयोग के अनुसार, पील आयोग, ठीक है। और एक था रॉयल आयोग। 2 आयोग का गठन होता है यहाँ पर। दीर्घकालीन परिणाम भारतीयों के हित में बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि यही आयोग आगे चल के संगठित राष्ट्रीय आंदोलनों का भी नींव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब आयोग बनने लगते हैं तो ये आगे चल के कांग्रेस जैसे संगठित आयोग का निर्माण यहीं से शुरुआत होता है, जिसके परिणाम ये होता है कि देश आजादी की ओर अग्रसर होता है आगे। भारतीय दृष्टिकोण में भारतीयों ने इसे क्या कहा था? तो वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने इसे क्या कहता था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा था। लाला लाजपत राय ने विदेशी शासन विरोधी युद्ध कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे क्या कहा था? तो राष्ट्रीय आंदोलन। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये युद्ध, ये विद्रोह जो था सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ, लेकिन सैनिक विद्रोह से शुरू होकर के जन विद्रोह में गया था। जन विद्रोह में तो सेना के बाद तो भाई लक्ष्मीबाई हो, चाहे बेगम हजरत महल हो या कुंवर सिंह हो, ये तो कौन थे? जन ही तो थे। तो व्यक्ति ही तो थे, राजे रजवाड़े के व्यक्ति ही तो थे। कुछ जमींदार इसमें अंग्रेजों का समर्थन किए थे, लेकिन कुंवर सिंह भी एक जमींदार था जिसने अंग्रेजों का विरोध किया था, ठीक है। तो नेहरू ने कहा था कि ये विद्रोह जो है सैनिक विद्रोह से शुरू होकर के सांस्कृतिक विद्रोह और जन विद्रोह में शामिल हो गया, अर्थात ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह कहा जा सकता है। इसी प्रकार गांधी ने कहा था कि सीमित जन असंतोष विद्रोह था। आप कहेंगे गांधी की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है?
तो नहीं, गांधी की सोच इस बात पर था कि सीमित जन असंतोष, जब सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के लोगों द्वारा, दक्षिण भारत के लोग तो इसमें शामिल हुए नहीं थे। यदि दक्षिण भारत के लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते तो शायद ये विद्रोह उसी समय राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में और अंग्रेजों का अंतिम युद्ध के रूप में साबित होता। लेकिन दक्षिण भारत के लोग जब इसमें शामिल नहीं हुए थे और उत्तर भारत में भी जो लोग शामिल हुए थे उनमें से साहूकार लोग शामिल नहीं हुए थे, जमींदार लोग शामिल नहीं हुए थे, शिक्षित वर्ग लोग शामिल नहीं हुए थे, पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं हुए थे। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि यह जो विद्रोह है जन असंतोष, कुछ लोगों के लोगों, जन माने कुछ समूह, जनों के कुछ व्यक्तियों के समूह का असंतोष के परिणाम किया गया और सीमित विद्रोह कहा था, ठीक है ना, क्योंकि दक्षिण भारत में नहीं होने के कारण सीमित विद्रोह कहा था। अशोक मेहता ने इसे प्रतीकात्मक विद्रोह कहा। मजुमदार ने न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्र सत्ता न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बिपिन चंद्रा जो कि आधुनिक भारत के बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं, इन्होंने कहा था कि जन विद्रोह था पर राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। सुमित सरकार ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रीय विद्रोह, माने राष्ट्र विद्रोह के पहले का यह आभास था कि इसके बाद जो राष्ट्रीय विद्रोह होगा बहुत ही भयंकर होने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि युद्ध जो हुआ था इसका कोई प्रतीक था? तो हाँ, इसका एक प्रतीक भी था। क्या था? रोटी और दूसरा था कमल। कमल क्या था? सैनिकों के लिए था। सैनिक जब एक बैरक से दूसरे बैरक में जाते थे तो जो सैनिक का झंडा होता था उसमें कमल का और रोटी का चिन्ह होता था। रोटी जो था गांव का मुखिया, जैसे गांव का उस समय जो गांव का सबसे मानी व्यक्ति होता था वो दूसरे गांव में जाकर के संचार प्रसारित करता था रोटी के माध्यम से, रोटी के टुकड़ा के माध्यम से। और सैनिक जो था वो कमल, झंडे में जो कमल का फूल था उस कमल के फूल के माध्यम से इस विद्रोह का संचालन किया था, विद्रोह का प्रसारित किया था। तो क्वेश्चन आता है कि 1857 की विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो रोटी और कमल। मेरे दिमाग में जब आया तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि भारतीयों के बाद अंग्रेजों ने भी कुछ बोला होगा। अंग्रेज इतिहासकारों ने कभी भी इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह घोषित नहीं किया था, क्योंकि राष्ट्रीय विद्रोह घोषित करेगा तो उसे फिर प्रिंस को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सभी ने क्या कहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह है, सिपोय म्यूनिटी है, या फिर चार्ल्स रेक्सटन लॉ ने भी कहा था कि सैनिक विद्रोह है। जेम्स वाटर ने ही कहा, तो यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू मुस्लिम का संयंत्र था। किसने? ऑट्रम ने कहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम का संयंत्र था। अराजकता का विस्फोट कहा था थॉमस होम्स ने कहा था, अराजकता का विस्फोट। और ब्रस्ट ऑफ डिसऑर्डर किसने कहा था? थॉमस आर होम्स ने कहा था। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकार थे, आजादी के बाद के इतिहासकार थे, जैसे एस एन सेन ने, इसने कहा था कि सैनिक विद्रोह था, शुरू हुआ था सैनिक विद्रोह। जिसने जो नेहरू जी भी कहते हैं उन्हीं बात पर ये समर्थन करते हैं कि ये सैनिक विद्रोह शुरू होता है, लेकिन सैनिक विद्रोह के साथ साथ ये जन विद्रोह में शामिल हो जाता है। इस प्रकार ये राष्ट्रीय आंदोलन का पहला विद्रोह माना जा सकता है। हैरिक्स स्टॉक जो अमेरिकन था, जो ब्रिटिश था, उसने कहा था कि कृषक और सामंती असंतोष का परिणाम था। अब भला भाई, किसी अंग्रेज को मार रहा है हमारे सैनिक, तो कैसे कहेगा कि सैनिक विद्रोह कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था? वो तो यही कहेगा कि ये सैनिक विद्रोह था, सैनिकों के बीच में, या हिंदू मुस्लिम का विद्रोह था। इसलिए उन लोगों ने इसे छोटा विद्रोह घोषित किया था। भारतीय इतिहासकारों ने इसे बहुत बड़ा विद्रोह बताया था। ब्रिटिश इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह मानते थे, जबकि भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे स्वतंत्रता का पहला विद्रोह माना था। पहला विद्रोह के साथ साथ इसे क्या था, आधुनिक इतिहासकारों ने भी मिश्रित, मतलब कि सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ या विद्रोह जन विद्रोह तक जाकर समाप्त हुआ था। इस प्रकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह के साथ साथ जन विद्रोह और जन विद्रोह के साथ साथ इसे आधुनिक भारत का भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह के रूप में भी शामिल किया जाता है। आज हमने बहुत हद तक ये प्रयास किया है कि 1857 की क्रांति को संक्षिप्त में आप सबके सामने लाऊं। यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, पसंद आता हो, तो कृपया करके लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।